हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ यूपी पीजीटी का, उसमें पीवाई क्यूज़ को पीछे छोड़ दिया गया है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और कंसेप्चुअल और एनालिटिकल इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने भी इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाले यूपी के टीजीटी और जीआईसी परीक्षा के लिए उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए हम लोग अपने बिना देरी किए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हेनरी फेयोल के अनुसार एक उच्च स्तरीय प्रबंधक में अवधारणात्मक कौशल का कौन सा पहलू होना चाहिए जिससे, एक सेकेंड फ्रेंड्स रुकिएगा 2 मिनट के लिए। हाँ, जिससे वे वह पूरे संगठनों को एक इकाई के रूप में देख सकें। आप प्रश्न थोड़ा सा देखिएगा, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है वो बहुत ही मतलब एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही मैंने बनाया है। प्रश्न बहुत ही बेहतर है। इसको पढ़ने में भी ये टाइम टेकिंग भी है और सोचने पे मजबूर करेगा, आपको कुछ समय तो ये लेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिस शुरुआत से ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस प्रश्न को देखिए, इसका जवाब देने की, इसका आंसर अगर आपको आता है तो आंसर दीजिए। मैं इसके ऑप्शन को बता रही हूँ। इसका ऑप्शन होगा कि केवल परिचालन प्रक्रियाओं का तकनीकी ज्ञान रखना, या फिर संगठनों को एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझना और परस्पर संबंधित विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, या फिर कड़े अनुशासन के माध्यम से केवल व्यक्तिगत उत्पादन को बढ़ाना, या फिर केवल वित्तीय लेखांकन और बजटीय नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन दिखाऊं तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ ताकि ऑप्शन को समझने में आसानी हो। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हेनरी फ्योल के अनुसार एक उच्च स्तरीय प्रबंधक में अवधारणात्मक कौशल का कौन सा पहलू होना चाहिए जिससे वह पूरे संगठनों को एक इकाई के रूप में देख सके। ठीक है, हेनरी फेयोल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, उसको सही आंसर करिएगा। तो क्या इसका आंसर होने वाला है, केवल परिचालन प्रक्रियाओं का तकनीकी ज्ञान रखना, या फिर संगठन को एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझना और परस्पर संबंधित विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, ये होगा इसका आंसर। या फिर कड़े अनुशासन के माध्यम से केवल व्यक्तिगत उत्पादन को बढ़ाना होगा, या फिर केवल वित्तीय लेखांकन और बजटीय नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, एक चीज़ तो आप समझिएगा, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में अगर इस तरह का प्रश्न आए जिसमें सबसे पहले तो इस चीज़ को देख करके ही छांटना स्टार्ट करिए कि अगर केवल लिखा हो, किसी भी ऑप्शन में अगर केवल वाला शब्द जुड़ जाता है ना, तो उसे सबसे पहले आप हटाइए। एलिमिनेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? किसी भी ऑप्शन में केवल चीज़ जब जुड़ रही है तो वो किसी एक ही चीज़ को, एक ही पर्टिकुलर पार्ट को वो ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। ये ऐसे ही नहीं लग रहा है कि हाँ ये चीज़ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा संगठन को एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझना और परस्पर संबंधित विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा बात कर ले कि हेनरी फेयोल जो है वे, ये जो उन्होंने बात कही है हेनरी फेयोल ने, कि जब हमारा प्रश्न था कि उनके अनुसार एक उच्च स्तरीय प्रबंधक में अवधारणात्मक कौशल का कौन सा पहलू होना चाहिए। जो हेनरी फेयोल हैं, हेनरी फेयोल जो है एक खनन इंजीनियर थे। ठीक है, हेनरी फेयोल कौन थे, वे खनन इंजीनियर और उद्योगपति थे। ठीक है, और ये एक उद्योगपति भी थे। इन्होंने इनका जो इन्होंने एक खनन इंजीनियरिंग के रूप में, यानी इस विभाग में एक प्रबंध निदेशक के रूप में इनके पास 30 वर्षों का, कितने वर्षों का, तो इनके पास में ना 30 वर्षों का इनके पास अनुभव था। ये हेनरी फेयोल जो थे वे प्रबंध निदेशक के रूप में 30 वर्षों तक इन्होंने काम किया था। इस वजह से इनके पास एक अनुभव हो गया था। इसी अनुभव के आधार पर जो है इन्होंने क्या किया था, हेनरी फेयोल ने एक अवधारणा दी थी। उस अवधारणा का क्या नाम, उस अवधारणा का नाम था अवधारणात्मक कौशल। इसके बारे में उन्होंने बात की और इसके अंतर्गत उन्होंने प्रबंध के बारे में बात करी। देखिए, आप जब भी कोई कार्य करते हैं या कहीं काम करते हैं तो आप उस
काम के दौरान, उस कार्य को करने के दौरान पूरा का पूरा प्रबंध देखते हैं, किस प्रकार से वो कार्य हो रहा है, या फिर आप किस प्रकार से वहाँ जब कार्य कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी कार्य कर, चाहे आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, कहीं सरकारी कंपनी में, सरकारी व्यवस्था में कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी जगह पे कोई काम करवाने जा रहे होंगे, तो आप देखते होंगे ना, पूरा एक सिस्टम होता है काम करने का, कोई अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा होता, उसके लिए कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, तब जाकर कोई कार्य संपूर्ण होता है। तो इसी तरीके से हेनरी फेयोल जब 30 वर्षों तक उन्होंने इस जगह पे कार्य किया, तो उनके पास एक अनुभव आ गया। इस अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रबंधन के लिए टोटल कितने, तो 14 सिद्धांत दिया उन्होंने। इनके जो ये 14 सिद्धांत थे, तो इसके अनुसार उन्होंने ये बताया, इसी में उन्होंने एक अवधारणात्मक कौशल की बात की है। अगर इस अवधारणात्मक कौशल के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत 5 मुख्य कार्य, कितने, तो 5 मुख्य कार्य जो हैं वो इस पर 5 मुख्य कार्य होते। कोई भी प्रबंध, किसी भी तरह का अगर आप प्रबंध कर रहे हैं तो उस पर 5 मुख्य कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वो 5 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे नंबर 1 अगर मैं बात करूँ कि जो सबसे नंबर 1 जो कार्य होता है वो क्या होता है, योजना बनाना। अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का, अगर आपको मान के चलिए फैक्ट्री लगानी है, कहीं दुकान लगानी है, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक प्लानिंग करेंगे, आप योजना बनाएंगे। बिना योजना के तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला कार्य उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा, हेनरी फेयोल ने, कि सबसे पहले होता है योजना बनाना। भविष्य के लिए जो आपको कार्य करनी है उसके लिए योजना बनाइए। सेकंड उन्होंने क्या कहा, सेकंड उन्होंने कहा कि संगठित करिए। जब तक ले आप किसी कार्य को करके योजना बनाकर उसे छोड़ देंगे तो वो तो कार्य पूर्ण ही नहीं होगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसके लिए संगठित करिए। उसे संगठन के लिए क्या करना होता है, आप कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले उसकी भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचेंगे ना, कि अगर आपको कुछ भी करनी है, दुकान खोलनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कहीं कोई कार्य करने जाना, तो उसके लिए भौतिक सामग्री चाहिए। तो आप पहले भौतिक सामग्री के बारे में सोचेंगे, फिर मानव संसाधन के लिए भी आप सोचेंगे, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति के आप कोई कार्य अकेले नहीं कर सकते हैं। मानव जो होता है वो सबसे बड़ा संसाधन है अपने आप में। तो मानव संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये उनका दूसरा कार्य होता है प्रबंधन के लिए। तीसरा कार्य उन्होंने क्या कहा, तीसरे कार्य के बारे में उन्होंने बताया कि जो तीसरा होगा वो होगा आदेश निर्देश देना। आपने योजना बना ली, आपने उस योजना को संगठित कर लिया, सभी भौतिक वस्तुओं की व्यवस्था कर ली, मानव संसाधन की व्यवस्था कर ली, फिर आप जो मानव संसाधन के रूप में जिनसे आप कार्य करवाएंगे उन्हें आप आदेश देंगे कार्य करने के लिए, तभी तो वह कार्य करेंगे। तो तीसरा उन्होंने क्या बताया, तीसरा उन्होंने बताया कि आदेश देना, आदेश या निर्देश देना। तीसरा उन्होंने क्या चीज़ बताया प्रबंधन के लिए, आदेश और निर्देश देना। ठीक है, ये जो आदेश, हाँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आदेश देना, आदेश या निर्देश देना अपने कर्मचारियों को कार्य को करने के लिए। अब अगर ये तो तीसरा हो गया, चौथा उन्होंने क्या किया, चौथा उन्होंने कहा समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो सभी कार्यों को जब तक आप संगठित नहीं करेंगे कोई कार्य नहीं होगा परिपूर्ण। क्यों, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि आपने आधे कर्मचारियों को कह दिया कि कुछ और करो और आधे को कह दिया कुछ और करो, जब तक उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छी होगी, तो कार्य कैसे होगा। या फिर कुछ सामग्री का आपने किसी और रूप में इस्तेमाल कर लिया, कुछ का किसी और रूप में इस्तेमाल कर लिया, तो वो भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमारा जो उन्होंने चौथा नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया प्रबंधन के लिए, कि समन्वय करना, सभी चीज़ों को एक साथ जोड़िए ताकि काम में एक रूपता आए। ठीक है, और अगर उन्होंने पांचवा क्या बताया, पांचवा कहा नियंत्रण करना। आप योजना बना करके और उसका संगठन करके आदेश और निर्देश के माध्यम से अपना कार्य भी करवाने लग गए और उसमें समन्वय भी कर दिया, उसमें एक रूपता भी आ गई। परंतु अगर आपने उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा तो वो कार्य फिर भी अधूरा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी कार्य के लिए जो आपने योजना निर्धारित करी है उसके ही अकॉर्डिंग काम होने चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे इस तरीके से काम करना है और उसके कर्मचारी कुछ और तरीका अपना ले तो वो काम फिर से रुक जाएगा, बीच में बाधा बन जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, हेनरी फेयोल ने कहा है कि कोई भी उच्च स्तरीय प्रबंधन के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी उच्च स्तर के कार्य कर रहे हैं, तो उसका जब आप प्रबंधन करेंगे तो उसमें जो आपका अवधारणा का जो कौशल होगा, उसका जो महत्वपूर्ण पहलू होगा, वो क्या होने वाला, महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा कि आप जो ये संगठन बनाइएगा उसको एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझिए। सारे के सारे संगठन को कैसा होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए और परस्पर संबंधित विभाग, जितने भी इसके विभाग होंगे कार्य करने वाले, उसमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब तक सब में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, सब एक रूप से कार्य नहीं करेंगे, तो कोई भी प्रबंधन का कार्य सही तरीके से नहीं परिपूर्ण होगा।
ठीक है, चलिए हम चलते अपने चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड। थोड़ा सा ना कभी कभी वो हम कहते हैं ना कि आप कुछ करने जाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, बस वही चीज़ें हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, 1 मिनट। हमारा जो हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमारा अगला प्रश्न है मार्गेनथाव ने शक्ति संघर्ष का कारण मानव स्वभाव को माना है। मार्गेनथाव के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका कहना है कि जो शक्ति संघर्ष होती है उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है मानव स्वभाव। इसके विपरीत नव यथार्थवाद जो है वो कहता है इसका मुख्य कारण वो मानव स्वभाव को नहीं मानता। इसका मुख्य कारण वो किसे मानता बताइए। इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन है पहला, घरेलू राजनीति को मानते हैं वो। नव यथार्थवाद जो है वो आपके क्या शक्ति संघर्ष के लिए जो मेन कारण है वे इस चीज़ को नहीं मानते, मानव स्वभाव को नहीं मानते। उसके स्थान पे वो किस चीज़ को मानते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा कि घरेलू राजनीति को मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना को मानते हैं, या वैश्विक आर्थिक असमानता को मानते हैं, या फिर नैतिक मूल्यों का के पतन को मानते हैं। बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या क्या सही ऑप्शन होगा। आपने इसका जवाब मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए। आप लोग को अगर लगता है कि कहीं कुछ अलग है आपके जानकारी से, कुछ मेरी जानकारी अलग है, तो वो भी आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो बताइए इस चारों में से क्या सही इसका ऑप्शन होगा आपके अनुसार, इनके क्या सही आंसर होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 1 सेकेंड, हाँ इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना। सेकेंड वी इसका जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अगर हम बात करें मार्गेनथाव की, तो जैसे कि मार्गेनथाव का ये कहना था वे मानव स्वभाव को हर शक्ति संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि जो शक्ति संघर्ष होती है वो मानव की वजह से ही होती है। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो शुरू से ही स्वार्थी है, वो स्वभाव से ही स्वार्थी है और लालची है। मार्गेनथाव का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, लालची होता है और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे पर हावी हो जाता है। ये उसका स्वभाव है मार्गेनथाव के अनुसार। ठीक है, ये इनका मानना है। लेकिन और ये चीज़ जब अगर मनुष्य स्वार्थी है तो देश में भी तो मनुष्य ही रह रहा है। उनका कहना है मार्गेनथाव का कि देश भी तो नहीं इंसानों से मिलकर बनी है। तो जब इंसान स्वार्थी है तो फिर देश कैसे अच्छा हो सकता है। इनका ये मानना है कि देश भी तो उसी चीज़ से बना हुआ इंसानों से ही है, तो देश में भी दूसरों को दबाने की कोशिश की जाती है। ये बात मार्गेनथाव मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब नव यथार्थवाद आया तो इन नव यथार्थवादियों का यह कहना है कि नहीं, युद्ध अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी इच्छा की अपनी पूर्ति के लिए या फिर कोई कार्य करने के लिए आप अगर युद्ध अपना रहे हैं, शक्ति संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें मनुष्य के स्वभाव का तो कोई दोष ही नहीं है। मनुष्य के स्वभाव से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना, नव यथार्थवादियों का कहना है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या वैश्विक पुलिस की व्यवस्था ही नहीं करी। हाँ, इनका कहना है कि जब तक किसी भी चीज़ के लिए अगर हम राज्य के अंदर किसी प्रकार का कोई संकट आता है या फिर कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए एक पुलिस व्यवस्था है, एक गवर्नमेंट है जो उसको रोक सकती है। परंतु जब कोई देश इस चीज़ में उतरता है, कोई गलत कार्य करता है, शक्ति संघर्ष में शामिल होता है, तो उसे रोकने के लिए कोई वैश्विक स्तर पर पुलिस विभाग तो होनी चाहिए। तो इसीलिए इनका कहना है कि इसमें इंसान के स्वभाव का कोई दोष ही नहीं है। ये बात कौन कहता है? ये बात नव उदारवाद कहते हैं, सॉरी नव यथार्थवादी कहते हैं ये बात। ठीक है, कि इंसान के स्वभाव का कोई दोष ही नहीं है। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष देश का जो ढांचा है उस ढांचे की गलती है। ये जो नव यथार्थवादी है वो डायरेक्ट कहते हैं कि देश का जो ढांचा है वही दोषी है, इंसान का इसमें कोई दोष ही नहीं है। उनका कहना है किसी देश पर हमला होने पर उसकी रक्षा कर सके इसके लिए कोई वैसी आपने पुलिस की व्यवस्था ही नहीं करी है, कोई वैसी गवर्नमेंट ही नहीं बना के रखी है। क्योंकि जब तक ले कोई किसी भी अगर मान लीजिए अगर इंसान देश के अंतर्गत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना, उसको रोकने वाला कोई होना चाहिए शासन। अगर वो है तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई है, फिर वो चाह करके भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हम हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन मार्गेनथाव और यथार्थवादियों के बीच का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की वैचारिक अवधारणा किस देश से प्रेरित है?
और यह अमेरिकी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। हमारा जो भारत में का जो संविधान है, इसमें जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, ये जो अवधारणा है, ये जो अवधारणा वो किस देश से ली गई है, किस देश से प्रेरित अर्थात किस देश से ली गई है, और यह अमेरिकी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो कहाँ से प्रेरित है, वो अमेरिका से ही प्रेरित है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन हमारा पहला हमारा ऑप्शन क्या है कि ये अमेरिका से प्रेरित है। लीजिए, इसमें तो मैंने आंसर भी चलिए आगे भी है कुछ ऑप्शन। अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिकी जो व्यवस्था है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया पर चलती है, जबकि भारतीय व्यवस्था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। जो अमेरिका का ये तो अमेरिका से प्रेरित अभी मैंने कह दिया, तो ये जो अमेरिकी व्यवस्था है वो विधि की नियत प्रक्रिया पर चलती है। क्या है वहाँ पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वहाँ पे, या फिर भारतीय व्यवस्था में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना। ये क्या होने वाला है इसका, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा या फिर दूसरा ब्रिटेन से प्रेरित है, या फिर ये ब्रिटेन से प्रेरित है। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो अमेरिकी कांग्रेस की तुलना में अधिक सीमित है। इसका क्या होगा आंसर, ये होगा, या फिर अमेरिका से ही प्रेरित है पर यह भारतीय न्यायपालिका के पास संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पूरी तरह रद्द करने का कोई वैचारिक अधिकार नहीं है। ये होगा, या फिर ये होगा कि स्विट्जरलैंड से प्रेरित है। भाई ये जो है वो किसी से प्रेरित नहीं है, स्विट्जरलैंड से प्रेरित है, जहाँ पे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय केवल राज्य सरकारों के कानूनों की समीक्षा करता है, केंद्र सरकार के नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अभी जस्ट मैंने एक बात करी थी ना आप लोगों से कि कहीं भी अगर केवल आपको दिखा मिले तो सबसे पहले उसे ना साइड करिए। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही वो 100% रॉन्ग ही होगा, बट जब आप आंसर करने लगे और जब एलिमिनेट करने की बारी है, जब ना समझ में आए, तो केवल वाले ऑप्शन को ना पहले साइड करिए, उसके बाद पहले और साइड, उसके बाद दूसरे ऑप्शन को देख लीजिए। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं ये सारे ऑप्शन में से कुछ नहीं होगा, केवल वाला ही ज़्यादा फिट है, तब उसकी ओर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा जो आंसर है केवल वाला जो है ये, इसे हम साइड करते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए, क्या लगता है आप लोग को, क्या ही आंसर इसका हो सकता है। चलिए मैं एक बार इसे आंसर को ठीक से दिखा दूँ आप लोग को, एक मिनट। हाँ, इस आंसर को आप लोग देख लीजिएगा और देख करके इसका जो आप लोग है ना आंसर को कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा क्या होने वाला है, इसका आंसर ए होगा। एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर ए होगा, यानी अमेरिका से प्रेरित है ये संविधान, ये न्यायिक समीक्षा जो है कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है। और अमेरिकी व्यवस्था में कैसी व्यवस्था है, वहाँ विधि की नियत प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लॉ है, और जबकि भारतीय व्यवस्था में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये। इसका अर्थ क्या है, इन दोनों का क्या अर्थ है, इन दोनों का अर्थ है कि जो हमारा जो भारत है, यहाँ पर जो सर्वोच्च कौन है, यहाँ पर सर्वोच्च संसद है, यहाँ पर संसद सर्वोच्च मानी जाती है, पर जो अमेरिका है वहाँ कानून की उचित प्रक्रिया है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो अदालत है वो क्या देखती है, जब कोई कानून बनता है तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि जो कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसकी भी जांच करती है कि जो कानून की बनने की जो प्रक्रिया वो तो सही है ना, और साथ साथ क्या देखती है कि जो कानून बना है वो भी न्याय संगत है या नहीं। वो दोनों ही चीज़ों का ध्यान करती है कि कानून बनने की प्रक्रिया सही है या नहीं, और कानून जो बना है वो न्याय संगत है या नहीं। पर ये अगर बात करें हम भारत के विषय में, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत में कैसी प्रक्रिया स्थित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारत में क्या होता है, भारत में अदालत ये देखती है कि जिस संस्था ने कानून बनाया है उस संस्था के पास अधिकार है भी या नहीं। वो ये और क्या कि ये तय जो संस्था जो भी कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया तय हुई है उस प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं, यही दो बात देखती है भारत की जो न्यायपालिका है। यही दो ही बातों को देखती है कि जिस संस्था ने कानून बनाया है उस संस्था के पास इस बात को लेकर के, कानून बनाने को लेकर के अधिकार दिया गया है या नहीं, और जो प्रक्रिया का पालन हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं। बस ये चीज़ वो देखती है। परंतु अगर हम बात करें अमेरिका की जो अदालत न्यायपालिका है वो क्या देखती है, वो तो ये देखती है कि भैया जो आपने कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपका न्याय संगत है या नहीं। वो तो देख ही रही है इस चीज़ को, लेकिन जो कानून आपने बनाया है, सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं, आपका जो कानून है वो भी न्याय संगत है कि नहीं, वो भी वो देखती है।
परंतु भारत की अदालत ये नहीं देख सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में संसद को सर्वोच्च माना गया है और न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन जब तक नहीं हो जाता है तब तक न्यायपालिका संसद के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर संविधान के किसी भी नियमों का या संविधान का उल्लंघन होता है तभी न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है, वरना वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को आप लोगों को समझ में आ पा रहा है या नहीं, मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, ये भी चीज़ें थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, या आपकी कोई राय हो मेरे प्रति वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है द 18वीं ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसके मुख्य रूप से ये किस विषय पर आधारित है? ये जो 18वीं ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट की जो इन्होंने पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने, वो किस विषय पर आधारित है? इसके बारे में बताइएगा। इसका ऑप्शन अगर आप लोग को पता हो, अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया, पर अगर आप लोग को ऑप्शन पता हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है हमारा, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही सही होगा। इसका पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का आर्थिक विश्लेषण। पहला ऑप्शन क्या है? इस बुक में क्या दिया गया है? क्या ये दिया गया है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का आर्थिक विश्लेषण है, इससे संदर्भित है ये? या फिर फ्रांस में 1851 का जो तख्ता पलट हुआ था और जो राजनीतिक वर्ग संघर्ष हुआ था उससे रिलेटेड है ये? या फिर भारत में ब्रिटिश शासन का ऐतिहासिक मूल्यांकन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ये होगा? या फिर रूस में जारशाही के पतन की भविष्यवाणी की गई है? बताइए इसमें से क्या होने वाला है इसका आंसर? ये चार जो ऑप्शन मैंने दिए हैं, इस चार ऑप्शन में इसका क्या होगा सही? हमारा जो प्रश्न था, हमारा प्रश्न क्या था कि कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है द 18वीं ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? इन चार में से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बताइएगा ना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर होगा फ्रांस में 1851 का जो तख्ता पलट और राजनीतिक वर्ग संघर्ष हुआ था, इसी के विषय में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। मार्क्स जो था, मार्क्स ने फ्रांस में 1848 विषय में, कब? तो मार्क्स ने फ्रांस में, एक सेकेंड मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसका कलर मैं, हाँ चलिए इसका कलर मैं ये ले लेती ताकि थोड़ा सा समझ में आए। ये जो मार्क्स हैं वो उन्होंने कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में कब? 1848 में। ठीक है, कब? तो 1848 में 48 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की विफलता, जब 1848 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी और क्रांति की जो विफलता हो गई थी, और उसके बाद फिर से 2 दिसंबर को, कब? तो 2 दिसंबर 1851, ये दो ऐसे समय में इस 1851 को भी लुई बोनापार्ट द्वारा किया गया जो तख्ता पलट हुआ था, इन दो घटनाओं को लेकर के जो गहरा विश्लेषण है मार्क्स ने अपनी इस पुस्तक में किया। ठीक है, पहली घटना क्या थी? पहली घटना थी कि जो फ्रांस में 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी और वो क्रांति विफल हो गई, और दूसरा कब हुआ? तो 2 दिसंबर 1851 ईस्वी को लुई बोनापार्ट ने जो तख्ता पलट किया था। इन दो घटनाओं के ऊपर जो उनका गहरा विश्लेषण था, उस विश्लेषण को उन्होंने किस पुस्तक में लिखा है? उस विश्लेषण को उन्होंने ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट वाली पुस्तक में लिखा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का निर्माण नागरिकों की किस इच्छा से मेल खाता है? बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा कि जो रूसो ने अपने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया था, जनरल विल का जो उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत का निर्माण जो है नागरिकों की किस इच्छा से मेल होता है? ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसके ऑप्शन की ओर थोड़ा चलते हैं। इसका ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा पहला ऑप्शन क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है कि सभी नागरिकों की यथार्थ इच्छाओं के कुल योग से। इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि रूसा का जो समान इच्छा है वो किससे मेल खा रहा है? कि सभी नागरिकों की यथार्थ इच्छाओं के कुल योग से।
या फिर समाज के बहुसंख्य वर्ग की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के मिश्रण से, या फिर सभी नागरिकों की विवेकपूर्ण वास्तविक इच्छाओं के योग और समन्वय से, या फिर देश के राजा या संप्रभु शासक की व्यक्तिगत इच्छा से। बताइए क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो क्या होगा। तो हमारा जो ये इसका आंसर सही आंसर क्या होने वाला, हमारा सही आंसर होगा कि एक सेकेंड, हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा सी। क्या, सभी नागरिकों की विवेकपूर्ण वास्तविक इच्छाओं के योग और समन्वय से। अगर हम बात करें जो रूसो हैं उनका ये जो सामान्य इच्छा का जो विचारधारा है, सामान्य इच्छा, ये दो इच्छाओं का मेल है। ठीक है, उनका जो सामान्य इच्छा का विचारधारा है, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जो यथार्थ इच्छा होती है, जो यथार्थ इच्छा होती है और जो वास्तविक इच्छा है, ये अगर हम दोनों का ना मेल कर दें, एक सेकेंड, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा को जो मिला दें, यथार्थ प्लस वास्तविक अगर दोनों मिला दें तो क्या होने वाली है, सामान्य इच्छा होगी। ठीक है, अगर हम यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा को मिला दें तो कौन सी इच्छा आएगी, सामान्य इच्छा आएगी, जिसकी बात इस प्रश्न में है। यथार्थ इच्छा कैसे इच्छा होती थी, यथार्थ इच्छा जो है वो स्वार्थपूर्ण इच्छा है। यथार्थ इच्छा कैसी इच्छा है, वो स्वार्थपूर्ण है। इसमें जो व्यक्ति का जो विचार होता है वो कैसा होता है, व्यक्ति कैसा होता है, स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, संकीर्ण होता है और समाज विरोधी होता है। जाहिर सी बात है ना, आप जब स्वार्थी होंगे तो सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं होगा, समाज के हित के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो जो यथार्थ इच्छा है उसमें व्यक्ति कैसा होता है, स्वार्थी होता है और सिर्फ अपने लिए सोचता है, समाज विरोधी सोच का व्यक्ति होता है। परंतु जब हम इनके दूसरे यथार्थ के बाद जो हम लोग वास्तविक की बात करें कि वास्तविक जो इनकी इच्छा होती है वो कैसी होती है, वो यथार्थ इच्छा के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें जो इच्छा होती है वो तर्क संगत होती है, विवेकपूर्ण होती है, स्थिर होती है और कल्याणकारी होती है। जब आप तर्क के माध्यम से कोई चीज़ों को व्यक्त करेंगे, सोचेंगे, तो आप जाहिर सी बात है अच्छे बुरे का ज्ञान सोचेंगे, समझेंगे और तब जा कर के आप क्या करेंगे, किसी के कल्याण के बारे में सोच पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, तर्क लगाने पर ये पता चलता है कि ये कार्य जो आपने किया है वो सही है या गलत। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये कार्य गलत है तो आप फिर इसमें दूसरे इस कार्य से आपका जो दूसरे का हित हुआ है उसके बारे में भी सोचेंगे। तो उन्होंने जो रूसो हैं उनके समान इच्छा का जो सिद्धांत है उसका निर्माण जो है नागरिकों की किस इच्छा से मेल खाता है। तो भाई नागरिकों की ऐसी इच्छा जिसमें उनका हित होगा, तो किस इच्छा से होगा, जाहिर सी बात है कि अगर नागरिकों के हित होने वाला है तो कब होगा, जब उनके पास नागरिकों की विवेकपूर्ण वास्तविक इच्छा का योग होगा, तभी तो वास्तविक इच्छा होगा अगर नागरिकों के पास में, तभी तो वो समाज का कल्याण करेंगे, सबके कल्याण की सोचेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, सी नंबर। ठीक है, देखिए मैंने जो अब तक आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने अभी जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम जो आया है पीजीटी का उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये लग रहा है कि वाकई वैसे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा कि हाँ क्वेश्चन वैसे हैं, आप लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं, ये बात ज़रूर लिखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, थोड़ा सा अगर बाहर से थोड़ा कुछ साउंड आता होगा तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, आसपास का कुछ साउंड ऐसा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फांसीवाद को लेकर कि फांसीवाद जो व्यक्तिवादी लोकतंत्र को एक कमजोर और मृत व्यवस्था मानते हैं, क्यों मानते हैं। फांसीवादी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं, फांसीवाद जो है वो किससे संबंधित है, आपको पता ही, मुसोलिनी से संबंधित है ये विचारधारा। तो फांसीवादी जो है वो व्यक्तिवादी लोकतंत्र को एक कमज़ोर और मृत व्यवस्था मानते हैं, वो व्यक्तिवादी लोकतंत्र की निंदा करते हैं। तो अब तो इसका बताइए क्यों मानते हैं, अगर वो ऐसा मानते हैं तो क्यों मानते हैं। इसका आंसर, इसका ऑप्शन, चलिए ऑप्शन की चलती है। इसका ऑप्शन है पहला हमारा, क्योंकि लोकतंत्र में केवल सेनापतियों और युद्ध लड़ने वालों का ही देश का शासक चुना जाता है। क्या फांसीवाद के अनुसार फांसीवाद इसलिए लोकतंत्र को बुरा मानते हैं, व्यक्तिवादी लोकतंत्र को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि इसमें लोकतंत्र में जो है वो केवल सेनापति
और युद्ध लड़ने वालों को ही देश का शासक चुना जाता है। क्या ये इसका आंसर होगा? या फिर लोकतंत्र व्यक्ति को अपनी बात रखने और मतभेद प्रकट करने की आज़ादी देता है, जिसे फासीवाद राष्ट्रीय एकता और अनुशासन के लिए खतरा मानते हैं। ये इसका आंसर होगा। या फिर लोकतंत्र जो है व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को छीन कर उसे राज्य की संपत्ति बना देता है। ये इसका आंसर होगा। ये लोकतंत्र जो है व्यक्ति से संपत्ति ले लेता है, उसको छीन कर किसे दे देता है? राज्य की संपत्ति उसको बना देता है। ये इसका सही आंसर होगा। या फिर क्योंकि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों को बिना किसी नियम या कानून के पूरी तरह से अराजक होने की छूट देता है। बताइए, अगर देखिए जो जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप गौर करिएगा, जो भी मैंने पीजीटी के भी प्रश्न देखे उसे भी मैंने देखा कि टाइम टेकिंग है नो डाउट, बट अगर प्रश्नों को ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए ना, तो आंसर अपने आप समझ में आने लग जाता है। पर हाँ, नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए अगर आप इस तरह के प्रश्नों को अभी से प्रैक्टिस में रखिएगा ना, तो आपको उस समय ना एग्जाम के समय उतना समय नहीं लगेगा। आप पहले से हैबिट हो जाएगी ना, तो हैबिट होने के बाद आप बहुत जल्दी अपने प्रश्नों को क्या करिएगा, समझ पाइएगा कम समय में। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का ना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब ना बहुत ही कम शब्दों वाले प्रश्न आने बंद हो गए हैं। देख के तो ये समझ में आ गया है कि भाई एग्ज़ाम का लेवल अच्छा हो गया है। प्रश्न वही है, अगर देखा जाए तो प्रश्न कोई बाहर सिलेबस से तो बाहर है नहीं, वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। तो पढ़ तो हम वही रहे हैं, बस उस तरीके को अपना लेना है। तो बस प्रश्नों को देखते रहिए, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आराम से हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। देखिए, इसको समझने की बस चीज़ है, कितना आसानी से इसका ऑप्शन निकल जा रहे हैं कि क्या कभी भी लोकतंत्र, आप सोचिए मन में कि क्या कभी भी कोई लोकतंत्र नागरिक को बिना किसी नियम या कानून के पूरी तरह से अराजक होने की छूट देगा? अगर अराजक हो जाए नागरिक तो क्या वो लोकतंत्र होगा? फिर जब लोग अपने लिए ही सिर्फ जिएंगे तो वहाँ लोकतंत्र कहाँ हुआ? फिर तो एक नेता भी अपने लिए सोचेगा, जनता भी अपने लिए सिर्फ सोचेगी, उसमें किसी भी दुर्बल के लिए तो कोई सोचने वाला ही नहीं होगा। तो वो लोकतंत्र कहाँ हुआ? बताइए, ये कहीं से होने वाला है? आपको लगता है ये चीज़ होगा? नहीं ना। तो ये तो हमारा पहले ही समझ में आ गया कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक, अब अगर हम इसको सी को देखें कि जो लोकतंत्र है वो व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को छीन कर उसे राज्य की संपत्ति बना देता है। तो क्या लोकतंत्र में ये होता है? ये तो अराजकता की बात हो गई ना, कि लोकतंत्र में अगर व्यक्ति की संपत्ति छीन ली जाए तो फिर लोकतंत्र कहाँ हुआ? फिर तो वो कुछ और ही बन गया है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। देख रहे हैं ना कितने। एक मिनट, एक मिनट, मैं बार बार थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो जा रही है। चलिए, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। हाँ, देखिए, मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, बट कोई बात नहीं। थोड़ा सा सहयोग करिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना दो ऑप्शन को क्या किया, दो ऑप्शन को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, डी सी। अब अगर हम लोग बी की ओर ध्यान दें तो बी क्या कहता है? क्योंकि लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति को अपनी बात रखने और मतभेद प्रकट करने की आज़ादी देता है। अगर कोई लोकतंत्र है तो वो क्या करता है भाई? लोकतंत्र जहाँ जनता का शासन हो। अब्राहम लिंकन ने भी तो कहा था ना कि जनता द्वारा जनता के लिए, यही चीज़ बातें करी थी उन्होंने। तो अगर हम बात करें कि जहाँ पर लोकतंत्र व्यक्ति को अपनी बात रखने और मतभेद प्रकट करने की आज़ादी देता है, तो जिसे फांसीवाद क्या है? फांसीवाद राष्ट्रीय एकता को और अनुशासन के लिए खतरा मानता है। लोकतंत्र अच्छी बातों को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, और फांसीवाद उसी को क्या कह रहा है? अनुशासन के लिए खतरा मान रहा है ना। तो ये चीज़ लग रहा है ना कि अपने आप में समझ में आ रही है कि हाँ, ये बात सही होने वाली है। और हमारा जो, तो हमें नहीं लगता कि यही आंसर सही होने वाला है। और अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल, देखिए केवल से तो पहले मैंने कहा केवल देखते साथ उसे साइड करिए, तो इसमें भी केवल है। पर फिर भी आगे हम बात करें कि केवल सेनापतियों और युद्ध लड़ने वालों को ही देश का शासक चुना जाता है। तो क्या हमें लड़ाकू लोगों को चुनना है कि जो देश का हित रखे, जनता के लिए सोचे, उसी ना शासक बनाएगा कोई? या फिर कोई लड़ने वाला कोई भी किसी को मार काट दे वैसे ही लोगों को कोई शासक बनाना चाहेगा? तो ये तो ऐसे ही समझ में आ गया कि हमारा नहीं होने वाला आंसर। तो हमें समझ में आ गया ना कि हमारे लिए सबसे सही आंसर क्या होने वाला है? बी, है ना। सबसे अच्छा जवाब क्या होगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबसे अच्छा जवाब क्या होगा? सबसे अच्छा जवाब हमारा होगा बी। ठीक है, देखिए कितना आराम से इसका आंसर निकल आया ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। अब अगर हम बात करें कि जो व्यक्तिवादी होते हैं, अगर हम बात करें हमारे जो प्रश्न है
व्यक्तिवादी। तो व्यक्तिवादी क्या है, अपनी बात को रखने, मतभेद प्रकट करने की आज़ादी देता है। और वही फांसीवाद जो है वह एक राष्ट्र, फांसीवादी क्या कहते हैं, फांसीवादी एक एक राष्ट्र की बात करते हैं। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता एक दल, इसी की बात करता है। वे व्यक्तिगत राय को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। फांसीवादी कहते हैं कि अगर आपके पास अपनी राय है, कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय देता है तो वो देश के साथ क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे व्यक्तिवादी से संबंधित प्रश्न। अब चलिए आगे चलते हैं अपने अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है यूएनओ से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संघ के चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को जो वीटो की शक्ति प्राप्त हुई है वो किस विचारधारा पर आधारित है। भाई उन्होंने जो उनके जो चार्टर में ये बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य देशों को चुना गया है उसमें उन्हें वीटो की शक्ति दी गई है। तो उनके जो मुख्य विचारधारा थे, क्यों दिया गया, उन्होंने क्या सोच विचार करके ये शक्ति इनको दी। तो देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं वो कौन कौन है, ये आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्यों चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन है हमारे कि नंबर 1, क्या यह विश्व के सभी छोटे देशों के बीच पूर्ण संप्रभु समानता सुनिश्चित करती है। ये जो वीटो की शक्ति क्या इसलिए दी गई थी कि जो जितने भी विश्व के छोटे बड़े जितने भी देश हैं उसके बीच पूर्ण संप्रभु समानता हो इसलिए, या फिर यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बड़ा सैन्य कदम या निर्णय महाशक्तियों की आम सहमति और संतुलन के बिना न लिया जा सके। ये सोच के हो रहा है, ये किया गया, वीटो की शक्ति दी गई। या फिर इसका उद्देश्य जो है वो स्थायी सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को सीधे नियुक्त करने का अधिकार देना है। क्या लगता है आपको, ये हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको सीधे नियुक्त कर दिया जाए। यही जो स्थायी सदस्य है वो आराम से बिना किसी परेशानी के सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बन जाए, ये सोच करके दिया गया। या फिर क्या होगा, या फिर ये होगा कि ये विकासशील जो देश हैं उसको उनके वैश्विक आर्थिक नीतियों पर एकाधिकार प्रदान करने का साधन है। वीटो की शक्ति इसलिए दी गई कि जितने विकासशील देश हैं उनकी जो भी वैश्विक जो आर्थिक नीतियाँ होंगी उन पर एक वीटो के माध्यम से अधिकार वो लोग पा सके, एकाधिकार प्राप्त कर सके। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, आपके हिसाब से क्या होने वाला है, बताइए। तो आपको क्या लगता है ये, अब देखिए इसको भी तो अगर देखा जाए तो कितना आसान है ना, मतलब अलग कर देना। तो अगर मैं बात करूँ इसकी कि अगर ये जो हम लोग बात करें कि डी नंबर का, ठीक है, इसका जो पहला ये जो है कि एक सेकेंड, हाँ, इसका जो ये हमारा ऑप्शन है कि ये विकासशील देशों को वैश्विक आर्थिक नीतियों पर एकाधिकार प्रदान करने का साधन है। क्या ऐसा हो सकता है, कोई भी वीटो की शक्ति अगर मान के चलिए कोई भी संस्था भी वैश्विक स्तर पे कोई संस्था का गठन किया जा रहा है तो कुछ अच्छे के लिए किया गया होगा ना, किसी खराब चीज़ों के लिए तो नहीं किया गया होगा। तो ये कैसे संभव है कि जो विकासशील देश हैं जो विकसित होने के प्रयास में हैं उन देशों के वैश्विक आर्थिक नीतियों पर अधिकार प्रदान कर उन्हें इन वीटो के माध्यम से इन स्थायी सदस्यों का अधिकार हो जाए, इसके लिए वीटो की शक्ति लाई गई। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, ये बात तो सही नहीं है। अगर सेकंड में हम जाएं तो जो स्थायी सदस्य होंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सीधे न्यायाधीश बना दिया जाएगा, ऐसा संभव है, नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। अब अगर हम बी की बात करें कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी बड़ा सैन्य कदम, अगर कोई भी देश कोई बड़ा सैन्य कदम ले रहा है या कोई निर्णय ले रहा है तो ये जो वीटो के माध्यम से जो महाशक्तियाँ होंगी, ये 5 स्थायी सदस्य होंगे, उनकी सहमति और संतुलन के बिना ऐसा कोई कदम ना उठाया जा सके, इसके लिए किया गया। तो नहीं लगता कि ऑप्शन सही होने वाला, लग रहा सही सही है, ये बात बिल्कुल जायज़ लग रही है। तो अच्छा, एक ऑप्शन ए भी देख लिया जाए एक बार। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि यह विश्व के सभी छोटे बड़े देशों के बीच पूर्ण संप्रभु समानता सुनिश्चित करती है। जितने भी छोटे बड़े देश हैं उसके बीच में क्या है, पूर्ण संप्रभु, सभी के सभी देश क्या होंगे, संप्रभु होंगे और समान होंगे, ये सुनिश्चित करता है।
तो छोटे बड़े देश संप्रभुता की बात तो खैर सही है अपनी जगह पे, लेकिन ये नहीं लगता कि ये समानता वाली बात कुछ अलग है, संप्रभु हो और समान हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमारे लिए क्या होगा, बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अब ये हमारा एक और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है लास्की और मेकाइवर पर लेकर के। जो ये लास्की और मेकाइवर जैसे बहुलवादी विचारक हैं, इन्होंने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से किस आधार पर की है। ठीक है, लास्की और मेकाइवर जो है कैसे विचारक है, तो बहुलवादी विचारक है। इन्होंने जब बहुलवादी हैं तो ये संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है। तो जो इन्होंने आलोचना की है वो किस आधार पर की, इसके बारे में आपका क्या आंसर होने वाला है बताइए। चलिए हम लोग ऑप्शन भी देख लें एक बार। इसका ऑप्शन है हमारा नंबर 1, क्या है हमारा ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन है कि क्योंकि यह सिद्धांत राज्य को कोई भी सैन्य शक्ति या पुलिस रखने की अनुमति नहीं देता। जो बहुलवादी विचारक हैं लास्की और मेकाइवर, वो कोई भी राज्य को, कोई भी कहता है कि राज्य जो है वो अपने पास कोई भी सैन्य शक्ति नहीं रखेगी या पुलिस नहीं रखेगी, ऐसा बात है क्या ये कहते हैं। या फिर यह सिद्धांत राजा या संसद को कानून बदलने का अधिकार नहीं देती है, या क्योंकि समाज में केवल राज्य ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संघ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए संप्रभुता विभाजित होनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, ये होगा। या फिर क्योंकि यह सिद्धांत केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ही, केवल देखिए फिर से, केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ही वास्तविक संप्रभु स्वीकार करता है, ये होगा। बताइए। तो देखिए मैंने जैसे बताया केवल है तो इसको वैसे ही काट दीजिए इसका आंसर को। अब अगर हम बात करें कि अगर हम पहले बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह सिद्धांत राजा या संसद को कानून बदलने का अधिकार नहीं देता। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी राजा या संसद जो है कानून नहीं बदल सकता है, ये तो नहीं लगता, ये चीज़ तो बात ही नहीं है। क्योंकि अब हाँ, ये भी देख ले, ये में क्या कह रहा है, क्योंकि यह सिद्धांत राज्य को कोई भी सैन्य शक्ति या पुलिस रखने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी राज्य अगर के पास अगर अपना सैन्य शक्ति नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, तो राज्य शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा कैसे। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, नहीं है, सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब अगर हम बात करें अपने सी ऑप्शन की, तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि समाज में केवल राज्य ही नहीं बल्कि जितने भी अन्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संघ जो हैं, जितने भी हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं, सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए संप्रभुता विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो बहुलवादी हमारे विचारक हैं, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि राज्य मनुष्य की जो भी आवश्यकता है, क्या उस आवश्यकता को सिर्फ और सिर्फ राज्य पूरा कर सकता है। बहुलवादियों को यह मानना है कि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अकेला राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है, इस वजह से बहुलवादी इस विचारधारा के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि जो संप्रभुता है कभी भी एकत्ववादी नहीं होनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति में सारी की सारी संप्रभुता नहीं हो सकती है। ठीक है, केवल राजा में ये संप्रभुता नहीं हो सकती है, शासक में संप्रभुता नहीं हो सकती है। इसमें चर्च का भी बहुत रोल होता है, पादरी का भी रोल होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से उस राज्य की देखरेख की जाती है। तो इसलिए वे लास्की मेकाइवर जो हैं वे बहुलवादी विचारक संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि राज्य का कार्य एक अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाले बाधाओं के सामने बाधा खड़ी करना है। ये जो बात है, ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा राज्य की इस सकारात्मक भूमिका को किस आदर्शवादी विचारक ने रेखांकित किया था। ये विचारधारा किसने दी है कि राज्य का कार्य एक अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सामने बाधा खड़ी करना है। चलिए इसका आंसर बताइएगा मुझे। इसका ऑप्शन है हमारा थॉमस हिलग्रीन ने, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल ने, कार्ल मार्क्स ने, या जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा, क्या ही होगा इसका आंसर। तो बताइए हमारा जो ये प्रश्न है कि राज्य का कार्य एक अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सामने बाधा खड़ी करना है, ये सकारात्मक भूमिका किस आदर्शवादी विचारक को रेखांकित करती है, विचारधारा किसने दी है बताइए।
इसका हमारा ऑप्शन जो था वो है क्या, थॉमस हिल ग्रीन ने कहा है ये बात, या फिर जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कही है, या जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थॉमस हिल ग्रीन ने ये बात कही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या होगा, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साध्य और साधन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके दर्शन को सही ढंग से प्रकट करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कि महात्मा गांधी का जो साध्य और साधन का सिद्धांत उन्होंने दिया है वो इन जो हम अभी हमारे सामने ऑप्शन आएगा, उनके दर्शन के उनके दर्शन को सही ढंग से कौन सा कथन प्रकट करता है। हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो है, यदि हमारा लक्ष्य अच्छा है तो उसे पाने के लिए हम किसी भी हिंसक साधन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी हिंसक, किस तरह का, किसी भी हिंसक का, ठीक है, किसी भी हिंसक साधन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसा हो सकता है। या फिर साध्य और साधन एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, राजनीति में केवल अंतिम परिणाम मायने रखता है। कैसा हो सकता है। केवल, मैंने कहा केवल है तो भैया से पहले हटाना चाहिए। अंतिम परिणाम मायने रखता है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि बीज और वृक्ष का जो संबंध है वैसे ही साधन और साध्य का है। जब तक बीज नहीं होंगे तब तक वृक्ष नहीं हो सकता। वैसे ही जब तक साधन नहीं मिलेगा कोई भी साध्य नहीं हो सकता है। आपको अगर अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए, तो जब तक किताबें नहीं मिलेंगी क्या आप पढ़ सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि जब तक साधन नहीं होगा कोई भी साध्य नहीं होगा। अपवित्र साधनों से कभी पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा साधन है जो गलत है तो क्या आप कोई अच्छा लक्ष्य पा सकते हैं। नहीं पा सकते ना। अगर आपको 2 मिनट पैसा कमाना है और आपने चोरी करना स्टार्ट कर दिया तो क्या वो पैसा आपका सही होगा। क्या आप अपने जीवन में वो सुख आनंद पाइएगा जो एक मेहनत से कमाए हुए पैसे से आ सकती है। नहीं आएगी। हर रात एक मन में डर रहेगा कि चोरी के पैसे हैं, कभी भी कोई भी गलत हादसा हो सकता है, ये मन में हमेशा डर रहेगा, है ना। तो फिर ये होगा इसका आंसर क्या। या फिर ये होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। क्या ये हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए साधनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बताइए ऐसा हो सकता है कि जहाँ कहीं नैतिकता ही नहीं होगी तो राजनीति कैसे रहेगा। कोई भी राजनीति में बिना नैतिकता का कोई राजनीति चल ही नहीं सकती। तो ये भी आंसर हमारा क्या है, गलत, मतलब रॉन्ग हो रहा है। तो हमारे हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए। हमारा सही आंसर होना चाहिए सी नंबर, है ना। सी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि जैसे बीज और वृक्ष का संबंध होता है वैसे ही साध्य और साधन का होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने अपने सारे के सारे प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोगों ने अपने इतने प्रश्न किए हैं। आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं। अगर मुझसे इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करते समय कोई दिक्कत आई हो या फिर कोई कमी रह गई हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से सही लगे या नहीं, कोई कमी है या कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो राय भी दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगा हो कि हाँ ये सभी प्रश्न आपके योग्य हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही प्रश्न और चाहिए तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर इस तरह के जब भी क्वेश्चंस डालूँ आपके सामने आए और आपका तैयारी अच्छा हो। ठीक है, तब तक अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।